आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग श्री अमन सिंह जी के पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे और इनका पोर्टफोलियो देख करके आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी सिर्फ 25 साल के एज में ही शुरू किया हुआ है और इनके पास एक अच्छा खासा टाइम होराइजन है। ये आप अपने पैसे को काफ़ी हद तक बड़े लेवल पर स्केल कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप यंग एज में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन से फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और उनका एक्सपोजर कितना होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जो कि आपको काफ़ी कुछ सीखने में मदद करने वाला है। अगर आप पोर्टफोलियो रिव्यू से रिलेटेड इससे पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये इस सीरीज की 5वीं वीडियो है और इससे पहले के वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहते हैं तो पूरे डिटेल के साथ कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव हैं या फिर कंजर्वेटिव हैं, या फिर रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, मॉडरेट लेना चाहते हैं, लो रिस्क के साथ आप टाइम होराइजन कितना है, कौन कौन से फंड में एसआईपी चल रही है, कितना लमसम किया, सारे कुछ डिटेल के साथ आप अपना पोर्टफोलियो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और आपको उस पोर्टफोलियो के हिसाब से कौन सा फंड आपको रखना चाहिए और कौन सा आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग एनालिसिस जरूर करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने बहुत अर्ली एज में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है और जितना संभव हो सके, जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और इनका जो टाइम होराइजन है वो 20 साल का है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। अच्छा, अगर ये चाहें तो 20 साल से भी ज़्यादा कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनकी एज मात्र 25 साल है और 20 साल बाद इनकी एज 45 साल होगी। तो उसके बाद भी अगर रिटायरमेंट का एज देखेंगे तो भी इनके पास अभी 15 साल का समय होगा, जब ये 20 साल इनका गोल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी। तो अगर ये चाहें तो अपने टाइम होराइजन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अगर इनको कॉन्फिडेंस आता है। जैसे जैसे ये अपना इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे इनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा म्यूचुअल फंड को लेकर के, और ये अपने टाइम होराइजन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी जो इनका एसआईपी चल रहा है वो 13,000 का चल रहा है, 13,000 पर मंथ का चल रहा है। कौन कौन से फंड इन्होंने ले रखे हैं, एक बार फंड के बारे में देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला एसआईपी का जो फंड है इनका निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जो कि काफ़ी अच्छा फंड है। लेकिन अगर कोई फंड अच्छा है तो वो हर एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आगे अभी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा जो इनका फंड है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है, जिसमें इनकी 2000 की एसआईपी चल रही है। तीसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का, जिसमें इनकी 2000 की एसआईपी चल रही है। और चौथा फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसमें इनकी 2000 की एसआईपी चल रही है। पांचवा है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप, जिसमें 2000 की एसआईपी। एचडीएफसी मिड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ये लार्ज कैप का इंडेक्स फंड है। जैसे आपको ज्ञात होगा टोटल 100 कंपनीज हैं लार्ज कैप में, तो पहले जो 50 कंपनी होती है वो निफ्टी 50 में आती है, और उसके बाद जो 51 से लेकर के 100 सीरियल नंबर तक की जो कंपनी आती है उसके लिए अलग एक इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो ये 51 से 100 सीरियल नंबर तक जो कंपनी लिस्टेड है उसमें ये आपका पैसा जा रहा है। ये भी एक तरीके से लार्ज कैप की कंपनी है और इसमें इनका इन्वेस्टमेंट 2000 रुपये का हो रहा है। अब इनका मेन प्रश्न ये है कि कौन सा फंड कंटिन्यू रखें और कौन सा स्टॉप कर दें, और इनको इन्वेस्टमेंट करते हुए 1 साल हो गया है। जब आपका टाइम होराइजन 20 साल का हो, लंबे टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपका एक्सपोजर मिड कैप में और स्मॉल कैप में ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि जब आप लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बनने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि लार्ज कैप में आप देखेंगे 12 से 15% मैक्स टू मैक्स हमें रिटर्न मिलने की संभावना है। मिड कैप की बात करेंगे तो 17 से 19% तक आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो आप मान करके चलिए 20 से 21-22% आप उम्मीद रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब आपका टाइम होराइजन काफ़ी ज़्यादा लंबा है तो आप अपने पैसे को ज़्यादा ग्रो करा सकते हैं मिड और स्मॉल में ज़्यादा एक्सपोजर रख करके। अब जो इनका पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ये लार्ज कैप में कितना एक्सपोजर रख रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप में इन्हें कम एक्सपोजर रखना चाहिए और मिड और स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर रखना चाहिए। हालांकि इन्होंने नहीं बताया है कि ये किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। देखिए, 2 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, जिनका टाइम होराइजन भी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो वॉलेटिलिटी से उनको प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि मैं एक स्टेबल फंड लूं, तो उनके लिए नो डाउट लार्ज कैप का फंड बेहतरीन होता है। लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन ज़्यादा है और आप थोड़ा सा रिस्क लेकर के ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर माने जाते हैं, या फिर अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो उसके लिए फंड बदल जाता है। तो ये आप जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, या फिर जब भी आप अपना पोर्टफोलियो भेजिएगा तो उसमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, मॉडरेट लेना चाहते हैं, या फिर कम रिस्क लेना चाहते हैं। उसी के हिसाब से फंड डिसाइड होता है। ठीक है, अब यहां पर लार्ज कैप कैटेगरी का इनका पहला जो फंड है, इसमें ये 3000 की एसआईपी कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे निपॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को मैंने यहां पर ओपन किया हुआ है, और यहां पर मैं ये देखना चाहता हूं कि इस
फंड में लार्ज कैप का एक्सपोजर कितना है। मैं बेसिकली ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि टोटल जो 13,000 की इनकी एसआईपी जा रही है उसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर ये कितना ले रखे हैं। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए लार्ज कैप में जो इनका एक्सपोजर है निपॉन इंडिया लार्ज कैप के थ्रू वो लगभग 83% के आसपास है और इसमें इनकी एसआईपी जो चल रही है वो 3,000 की चल रही है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए 3,000 का 83% अगर मैं निकालता हूं तो 2,490 रुपये आता है, यानी 3,000 में से 2,490 यानी मोटा मोटी 2,500 मान लीजिए इनका पैसा लार्ज कैप में जा रहा है। ठीक है, इसके बाद से दूसरी जो इनकी एसआईपी चल रही है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में चल रही है 2,000 की एसआईपी। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर मैं लार्ज कैप का एक्सपोजर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर देखिए लार्ज कैप का जो इनका एक्सपोजर है इस फंड के माध्यम से आप अपने स्क्रीन पर देखिए लार्ज कैप में 51.4% एक्सपोजर है। ठीक है, और इसमें इनकी एसआईपी जो है वो 2,000 की चल रही है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए 2,000 का 51.4% अगर मैं निकाल देता हूं तो ये सारे फंड को मिलाकर के मैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि टोटल लार्ज कैप में इनके द्वारा कितना पैसा डाला जा रहा है। तीसरी एसआईपी इनकी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में चल रही है जिसमें ये 2,000 की एसआईपी कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड देख पा रहे होंगे और यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं कि लार्ज कैप में इस फंड का एक्सपोजर कितना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस फंड के थ्रू इनका लार्ज कैप में कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज कैप में इस फंड का जो एक्सपोजर है वो लगभग 24% के आसपास है और इसमें इनकी एसआईपी 2,000 है। आप देख सकते हैं 2,000 का 24% मैंने निकाल दिया। अभी तक 3 फंड जो हमने देखे उनमें लार्ज कैप का जितना एक्सपोजर था वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आगे के फंड में चलते हैं। अगला जो फंड है इनका एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जिसमें 2,000 की एसआईपी चल रही है। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। आप स्क्रीन पर देखिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड में अगर लार्ज कैप का एक्सपोजर हम लोग देखने की कोशिश करें तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन होता हूं और आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए लार्ज कैप का जो एक्सपोजर है इस फंड के थ्रू वो 0 है, यानी इस फंड में लार्ज कैप का एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है। अगला फंड जिसमें ये एसआईपी कर रहे हैं वो पराग पारिक फ्लैक्सी कैप है जिसमें 2,000 की इनकी एसआईपी चल रही है। हम लोग पराग पारिक फ्लैक्सी कैप पर आ चुके हैं और लार्ज कैप में इसका एक्सपोजर देखने के लिए मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन होता हूँ। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस फंड के थ्रू जो लार्ज कैप में एक्सपोजर इनके द्वारा लिया गया है आप अपने स्क्रीन पर देखिए 56% का है। ठीक है, और इसमें इनकी एसआईपी 2,000 की चल रही है। 2,000 का 56% मैं निकाल दिया हूँ और अब तक जितने भी फंड में इनकी लार्ज कैप में एक्सपोजर है वो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अंतिम फंड जिसमें इनकी एसआईपी चल रही है एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। ये भी लार्ज कैप का फंड है, तो इसमें देखते हैं कि लार्ज कैप का एक्सपोजर कितना है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है और इसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर देखने के लिए हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन होते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए लार्ज कैप का जो एक्सपोजर है इस फंड में वो 89.4% है और इसमें इनकी 2,000 की एसआईपी चल रही है। देखिए 2,000 की एसआईपी पे 89.4% का हमने परसेंटेज निकाल दिया, तो टोटल जो हमारे पास सभी फंड मिला करके जो लार्ज कैप में इनका एक्सपोजर है मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 6906 रुपये आ रहे हैं। यानी टोटल जो इनका सभी फंड मिलाकर के लार्ज कैप में जो एक्सपोजर है वो 6906 रुपये का है और टोटल जो इनकी एसआईपी चल रही है वो कितना की चल रही है 13,000 की चल रही है। अब 13,000 में अगर मैं परसेंटेज निकाल देता हूं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे जो टोटल ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 53% ये लार्ज कैप में डाल रहे हैं। इनका टाइम होराइजन 20 साल का है और 20 साल के लिए लार्ज कैप में इतना फंड एलोकेट करना सही नहीं है अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आपको 12 से 15% रिटर्न देखने को मिलेगा जो कि आपके ओवरऑल रिटर्न को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपका टाइम होराइजन काफ़ी ज़्यादा है और इस टाइम होराइजन में मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप अपना एक्सपोजर ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ से आप ज़्यादा रिटर्न बनाने की संभावना आपके रहेगी। आपके एज के हिसाब से और आपका जो टाइम होराइजन है उसके हिसाब से जो 13,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं जिसके लिए आपने 7 फंड ले रखा है, मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फंड हो गए हैं और यहाँ से कुछ फंड आपको कम करने की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ पर जो भी सजेशन इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो जब भी आप अपने पोर्टफोलियो में चेंज करें या फिर कुछ भी अपडेट करें, नया फंड जोड़ें या फिर पुराना फंड हटाएं, तो अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 7 फंड है तो मैंने आपको दिखाया कि आपका जो एक्सपोजर है लार्ज कैप में वो 53% के आसपास है और चूंकि आपका टाइम होराइजन बहुत अच्छा है 20 साल का है, तो इतने टाइम पीरियड के लिए लार्ज कैप में इतना एक्सपोजर रखना ठीक नहीं है। ठीक है, आपको लार्ज कैप में एक्सपोजर रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20% रख सकते हैं।
मेरे हिसाब से आपको लार्ज कैप में 20% एक्सपोजर रखना चाहिए। मिड कैप में आज जो आपका एक्सपोजर होना चाहिए वो 60% के आसपास आप रख सकते हैं, और स्मॉल कैप में आप अपना एक्सपोजर जो है वो 20% के आसपास रख सकते हैं, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में बहुत ऐसे बेहतरीन फंड हैं जो कि स्मॉल कैप की तुलना में भी आपको ठीक ठाक रिटर्न बना करके दे देते हैं। और मिड कैप में जो आपका एक्सपोजर होगा वो मॉडरेट रिस्क के साथ आता है, जबकि लार्ज कैप में रिस्क तो कम होगा लेकिन आपको रिटर्न कम देखने को मिलेगा। वहीं पर स्मॉल कैप में आपको रिस्क बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो आपने जो फंड चुना है उसके हिसाब से मैं एक प्रिडिक्शन करूं तो आप थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये कर रहा हूं कि आप अपना एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा मिड कैप फंड में रख सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको जब बोल रहा हूं कि 20% आपको अपना एक्सपोजर लार्ज कैप में रखना चाहिए, तो लार्ज कैप का अगर मैं आपको फंड दिखाऊं तो लार्ज कैप में आपने 3 फंड के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है। पहला तो ये डेडिकेटेड लार्ज कैप का फंड है, इसके बाद से आपने लार्ज कैप का एक इंडेक्स भी ले रखा है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर लार्ज कैप का एक इंडेक्स आपने ले रखा है जिसमें आपका 2000 का एसआईपी चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में जो मेजॉरिटी है इनके एक्सपोजर की 56% वो लार्ज कैप में ही आपका पैसा जा रहा है, 56% इस फंड के थ्रू भी। तो लार्ज कैप में मेरे हिसाब से आपको ये 2 फंड बंद कर देना चाहिए। पहला HDFC मिड कैप नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, आपको यहाँ से SIP बंद कर देनी चाहिए। और दूसरा मैं आपको सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि जो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है इसको भी आपको SIP को बंद कर देनी चाहिए। इन दोनों SIP को आपको बंद कर देना चाहिए। और लार्ज कैप का एक्सपोजर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के थ्रू ले सकते हैं। अब मैंने चूंकि बोला कि टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका 20% आप लार्ज कैप में एक्सपोजर रख सकते हैं, तो चूंकि आपका जो टोटल अमाउंट है वो 13,000 का है, तो इसका 20% अगर मैं निकालूं तो 2600 रुपये आता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। 13,000 गुणे 20 और डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से एक ये कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, और 1300 गुणे 2 करेंगे तो 2600 आएगा। यानी 2600 आप लार्ज कैप में अपना एक्सपोजर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पराग पारिक में आप चूंकि 2000 पहले से ही डाल रहे हैं, तो इसका 56% अगर आप निकाल देंगे, चूंकि 56% लार्ज कैप में जा रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 56 दूनी 112 हो जाएगा और ये जीरो लग जाएगा। यानी कि ऑलरेडी आपका 1120 रुपया लार्ज कैप में पराग पारिक के थ्रू चला गया। हमें एक्सपोजर रखना है 2600। बाकी के फंड को अगर आप देखेंगे, जैसे आप अन्य फंड में भी एक्सपोजर रखे हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको लार्ज कैप का कुछ एक्सपोजर मिल रहा है। तो टोटल मिला करके आपका ये 2600 के आसपास चला जाएगा। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका अमाउंट बढ़ा करके आप 2500 कर सकते हैं। कितना? 2500 आप पराग पारिक में अपना एक्सपोजर रख सकते हैं। ठीक है, बाकी के जो 2 लार्ज कैप के आपके फंड है, HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और ऊपर जो निपॉन इंडिया आपका फंड था, निपॉन इंडिया लार्ज कैप का फंड था, इसको आप बंद कर सकते हैं। तो 2 फंड हमने बंद कर दिया लार्ज कैप कैटेगरी का। एक फंड हम पराग पारिक को रखेंगे, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और इसमें हम 2500 का अपना एक्सपोजर रखेंगे। यहाँ तक तस्वीर साफ हो गई। चलिए उसके बाद से बात करेंगे HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। अब ये फंड देखिए बहुत बेहतरीन फंड है, अपनी कैटेगरी का टॉप परफॉर्मर है, लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रत्येक फंड प्रत्येक कैंडिडेट के लिए सूटेबल नहीं होता है। जैसे आपका जो एज है वो बहुत यंग एज है और आप ज़्यादा रिस्क लेकर के ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। अब जब बैलेंस एडवांटेज फंड की बात आती है तो ये एक हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड क्या होता है? देखिए 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक तो इक्विटी में आप अपना एक्सपोजर रख सकते हैं और दूसरा डेट में आप अपना एक्सपोजर रख सकते हैं। डेट में जो भी आपका एक्सपोजर होगा उस पर मैक्सिमम आपको 6, 7, 8% का ही रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि FD के बराबर होता है। तो जब आप रिस्क ले रहे हैं तो आप डेट में आप अपना एक्सपोजर क्यों रख रहे हैं? जब आपकी एज काफ़ी यंग है और आपके पास टाइम होराइजन भी ज़्यादा है, तो आपको 100% जो आपका एक्सपोजर होगा वो इक्विटी में रखना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में आप ज़्यादा रिटर्न कमा पाएंगे और डेट में आपका 6 से 7% जो FD के बराबर रिटर्न मिलता है वही मिलता है। अगर मैं आपको इस फंड के डिटेल में दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस फंड का जो एलोकेशन है इक्विटी और डेट में, वो आपको देख करके तस्वीर थोड़ा साफ होगा। यहाँ पर देख लीजिए, इक्विटी का जो इनका एक्सपोजर है वो 52% का है और डेट का और कैश का एक्सपोजर 47% का है। यानी 50% पैसा आपका इक्विटी में जा रहा है और 50% पैसा आपका डेट में जा रहा है, और डेट का जो रिटर्न है वो 6 से 7% आपको देखने को मिलेगा। तो जो पूरा पोर्शन होगा 47% के आसपास, वो आपके ओवरऑल रिटर्न को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा होगा। अभी देखिए, अभी क्या है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रोथ कंडीशन में है और इस वजह से सारे फंड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल देंगे तो वो तेज़ी से आगे बढ़ा है, लेकिन जब आप मार्केट गिरता है, जब मार्केट क्रैश होता है, जब मार्केट में करेक्शन आती है, तब एक्चुअल फंड की हमें पहचान होती है। ये फंड नो डाउट बहुत बढ़िया है, लेकिन ये किन के लिए बढ़िया है? जो
कम रिस्क लेना चाहते हैं, जैसे जो रिटायरमेंट के एज पर हैं, क्योंकि अगर आप डेट में अपना एक्सपोजर ज़्यादा रखेंगे तो इससे क्या होता है कि ये फंड थोड़ा वोलेटाइल कम हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। तो जब आप रिटायरमेंट के एज पर होते हैं तो आपको कम रिस्क लेना चाहिए, लेकिन आपकी एज ही अभी 25 साल है और आप ज़्यादा रिस्क लेकर के इक्विटी में अपना पूरा एक्सपोजर रख सकते हैं, जिससे आप लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि आपके एज के हिसाब से और आपके टाइम होराइजन के हिसाब से ये फंड आपके लिए सूटेबल नहीं है, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। तो मेरा मानना है कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। इसके बाद से अगला जो फंड है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, जो कि बहुत बेहतरीन फंड है अपनी कैटेगरी का। इनमें आपका जो एक्सपोजर है वो 2000 के आसपास है। मैंने आपको बताया था कि मिड कैप में आपका एक्सपोजर 60% के आसपास होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो अगर मैं 60% करने जाऊँ, यानी कि 13,000 का 60% अगर मैं निकाल दूं तो देखते हैं कितना आता है। देखिए 13 छक 78 और 2 जीरो 7,800 के करीब आता है, यानी कि हमें कम से कम मिड कैप में 7,800 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। इसको मैं राउंड फिगर कर देता हूं और 7,800 को मैं यहां पर 800 कंसीडर कर रहा हूं, 8,000 कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। अब 8,000 में आप दो फंड आपको लेना चाहिए। मैं यहां पर आपको सजेस्ट करता हूं मिड कैप कैटेगरी में। पहला तो मोतीलाल को आप कंटिन्यू करिए और इसमें जो आपका एक्सपोजर होना चाहिए वो आप 8,000 टोटल हमें मिड कैप में डालना है, तो इसमें आप 5,000 यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मिड कैप कैटेगरी का दूसरा फंड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये मिड कैप कैटेगरी का है, इसमें आप 3,000 रुपये डाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको दो फंड सजेस्ट किया है कि आप अपनी SIP उसमें रोक सकते हैं। पहला HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, आप अपने स्क्रीन पर देखिए HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। तो इस फंड SIP को जब आप रोकेंगे, ठीक है, इस SIP को जब आप कैंसिल करेंगे तो हो सकता है 1 साल से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका इसमें कुछ पैसा जमा हो गया हो, तो आप इसको स्विच कर सकते हैं इस दूसरे कैटेगरी के मिड कैप कैटेगरी के, जो कि अभी मैंने आपको सजेस्ट किया 3,000 उसमें इन्वेस्ट करने के लिए HDFC मिड कैप कैटेगरी में। तो उसे इस फंड को जो आपका इसमें पैसा इकट्ठा हुआ होगा उसको आप स्विच कर सकते हैं उसमें, ठीक है, यानी यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं उसमें। या फिर अगर आप का एग्जिट लोड खत्म हो चुका है, मतलब 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो वो अमाउंट आप निकाल सकते हैं जिस पर एग्जिट लोड नहीं लग रहा है और उसको आप डाल सकते हैं HDFC मिड कैप में, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका HDFC कैटेगरी का एक और फंड था HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50, इसको भी आप स्विच कर सकते हैं HDFC मिड कैप में, ठीक है। चलिए, अब हमारा टोटल एक्सपोजर कितना हो चुका है। मैंने आपको बताया कि पहला फंड आपको पराग पारिख फ्लेक्सी कैप लेना चाहिए, जिसमें 2,500 का मैंने आपको एक्सपोजर बताया। दूसरा फंड आपका मोतीलाल मिड कैप का होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको 5,000 का एक्सपोजर बताया। और तीसरा फंड HDFC का मिड कैप होना चाहिए, जिसमें 3,000 का एक्सपोजर मैंने आपको बताया। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 5, 3, 8, 2, 10 और 10,500 का हमारा टोटल अमाउंट हो चुका है। अभी आपके पास 13,000 आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 13,000 में से 10,500 अगर मैं घटा देता हूँ तो आपके पास आ जाता है 2,500, यानी 2,500 जो बचा अब हमें स्मॉल कैप में डालना चाहिए। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ऑलरेडी ये SBI स्मॉल कैप के थ्रू स्मॉल कैप का एक्सपोजर ले रहे हैं और इनमें इनकी 2,000 की SIP चल रही है। तो इस 2,000 को बढ़ा करके आपको 2,500 की SIP यहाँ पर कर देना चाहिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो वहाँ पर आप अमाउंट को चेंज कर पाते हैं, तो इसके माध्यम से आप अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। तो टोटल मैंने आपके पूरे पोर्टफोलियो को अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ तो मैंने आपको सिर्फ 4 फंड सजेस्ट किया है। आप अभी पोर्टफोलियो में 7 फंड रखे हैं, इतने की आवश्यकता नहीं है आपके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर निपॉन इंडिया को आपको क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को मैं आपको बंद करने की सलाह देता हूँ। इसके साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल को आपको कंटिन्यू करना चाहिए और इसका अमाउंट बढ़ा करके आपको 5,000 करना है, ठीक है। SBI स्मॉल कैप को आपको कंटिन्यू करना है और इसका अमाउंट बढ़ा करके आपको 2,500 करना है। इसके बाद से पराग पारिख फ्लेक्सी कैप को आपको कंटिन्यू करना है और इसका अमाउंट बढ़ा करके आपको 2,500 करना है। और एक और फंड मैं आपको सजेस्ट किया हूँ HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जिसमें आपको एक्सपोजर 3,000 का रखना है। अब देखिए 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10.5, 10.5, उसके बाद से 11 और 2, 13, यहाँ पर 13,000 का टोटल आपका कॉर्पस बन गया 4 फंड में। और ये जो फंड होंगे वो आपके एज के हिसाब से, आपके टाइम होराइजन के हिसाब से आपके लिए बेस्ट फंड हो सकते हैं, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में आपका ज़्यादा एक्सपोजर रखा गया है, जिसकी वजह से ये मॉडरेट रिस्क के साथ आएगा। स्मॉल कैप से कम रिस्क होगा और लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न आपको बना करके देगा। और मोतीलाल ओसवाल का अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं, HDFC मिड कैप का अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से आप इस फंड के बारे में डिटेल में समझ पाएंगे, ठीक है।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।